Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everybody, my name is Abhishek Singh. I have secured All India rank 78 in UPSC CSE 2024 एग्जामिनेशन. आज इस वीडियो में मैं आपसे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बारे में बात करना चाहता हूँ. मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में 298 मार्क्स है, विच इज़ प्रोबेबली द हाईएस्ट मार्क्स इन द कंट्री इन दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट. अब मैं थोड़ी अपनी जर्नी आपको बता दूं कि मेरा ये 4th अटैम्प्ट था. इसके पहले के अटैम्प्ट्स में मैंने सिविल इंजीनियरिंग एज ए ऑप्शनल लिया था, लेकिन इन माय 4th अटैम्प्ट आई टुक एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल. और जब मैंने एंथ्रो ऑप्शनल लिया तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क किया, और जिसकी वजह से मैं स्कोर कर पाया इस मार्क्स को. मैं इस वीडियो में आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, अपनी एंथ्रोपोलॉजी की जर्नी शेयर करूँगा, आपसे बताऊँगा कि किस तरह से आप एंथ्रो पेपर को अप्रोच कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया, इसका क्या बेनिफिट है. देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये है कि एंथ्रो का जो मटेरियल है वो सफिशिएंट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है. मतलब मुझे कोई मटेरियल और गाइडेंस की कोई कमी नहीं लगी. आपको बहुत अच्छे मटेरियल्स, बहुत अच्छे गाइड, मेंटर्स एंथ्रोपोलॉजी में मिल जाएंगे. दिस वाज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि एक जनरल परसेप्शन है सीनियर्स में कि ये एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और काफ़ी पिछले कई सालों से इसका एक ट्रेंड है, अच्छा स्कोर आ रहा है. तीसरा फैक्टर ये है कि आपको क्या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट है कि नहीं आपका इस एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में. अभी क्या है कि जब मैंने इंट्रो शुरू किया, मैंने देखा उसके टॉपिक्स को, फिर मैंने एक सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड की बुक सेपियन बुक. जब मैंने सेपियंस को पढ़ा तो सेपियंस पढ़ने के बाद मुझे ह्यूमन सोसाइटी में एक डीप इंटरेस्ट आया. फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी को डीपली समझने की कोशिश की, डीपली मैंने हर टॉपिक को एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि मैं इस ऑप्शनल में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ. फिर मैंने पढ़ाई शुरू की. ये था कि, और चौथा पॉइंट भी है कि एंथ्रो क्यों लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मेरा पहले सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, उसमें क्या होता था, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है और मुझे आंसर नहीं आता, तो मैं एक भी वर्ड नहीं लिख पाऊंगा उसके सोल्यूशन में. लेकिन ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल में, स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में क्या है कि अगर आपको मान लीजिए चीज़ें नहीं पता हैं, फिर भी आप कुछ रफ पॉइंट, बीट अराउंड द बुश, आप इस तरह की एक जनरल सी बातें लिख सकते हैं. फिर भी आपको 10 में चलिए 3 नंबर तो मिल सकता है, इसकी संभावना है. तो ये भी एक कारण था. तो पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग लिया हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे. मैंने बहुत कोशिश की, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. तो फिर मैंने एंथ्रो पे शिफ्ट किया. दिस वाज फर्स्ट पॉइंट कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया. नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी कैसे पढ़ा, वो सोर्सेज क्या हैं जिनको मैंने फॉलो किया एंथ्रोपोलॉजी में. तो देखो, एंथ्रोपोलॉजी की मार्केट में एम्पल गाइडेंस है. बहुत सारे सोर्सेज को मैंने रेफ़र किया, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स से हेल्प ली, मैंने चीज़ों को देखा, समझने की कोशिश की. तो जो सबसे कंफर्टेबल मुझे लगा, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत सारी कोचिंग बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो काफ़ी अच्छा मुझे लगा पर्सनली, जो मुझे फील हुआ, एक शिव तेजा सर हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी के बहुत अच्छे टीचर हैं. उनका एक फाउंडेशन कोर्स है एंथ्रो 555, वो काफ़ी अच्छा कोर्स है. मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया, उसके बाद उसमें टेस्ट वगैरह लिखना, और उनका सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी डायनेमिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट होता है. काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं, आप उसको डायरेक्टली आप अपने आंसर में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. तो मुझे शिव तेजा सर का गाइडेंस मिला, ये मेरा प्राइम सोर्स था. इसके अलावा मैंने मार्केट में कई बुक्स हैं, उन बुक्स को भी रेफ़र किया. जैसे आप जर्नी के दौरान, जैसे मैंने अक्षत जैन सर की डीमिस्टिफाइड वाली किताब भी देखी, मैंने विवेक भस्मे सर की भी किताब देखी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं
तो मैंने कोशिश किया कहीं कहीं इधर से 1-2 पॉइंट उठा लो, 1-2 पॉइंट वहाँ से उठा लो, लेकिन फिर भी तेजस सर का जो गाइडेंस है वो सफिशिएंट था। आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। मतलब ये आप अपने एंड पे भी रिसर्च करिए। ये मेरा पर्सनली जो चीज़ मुझे फ़ायदा की है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं कि ये हो गया सोर्स। इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे कि अप्रोच कैसे करें इस पेपर को। तो अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, हर टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एंथ्रोपोलॉजी का अच्छी बात ये है कि ये पेपर का जो सिलेबस जो डिफाइंड है ना, बहुत क्लियरली डिफाइंड है, बहुत डिटेल में डिफाइंड है। और जब डिटेल में डिफाइन है, हर चीज़ को ब्रैकेट में करके स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया है कि इसमें आपको यही पढ़ना है, तो पता है आपको हर टॉपिक को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। हर टॉपिक का आपके पास नोट्स होना चाहिए। जैसे जितने भी मतलब 550 के आसपास टॉपिक्स करीब एंथ्रो में हैं, अगर आप पेपर को मतलब दोनों पेपर को मिला दें और उसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर दें तो 550 के आसपास टॉपिक हैं। तो आप क्या करिए ना, हर टॉपिक पे एक नोट्स बनाइए। जो भी कीवर्ड उसमें लिखा हुआ है आप उस पर नोट्स बनाइए। आप कोशिश करिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन रेडी करिए, एक अच्छा कंक्लूजन रेडी करिए। आप अपने सारे नोट्स में आप कोशिश करिए कि स्कॉलर्स इंक्लूड करिए, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में क्या है ना, स्कॉलर्स की बड़ी वैल्यू है। फिर आप इंक्लूड करिए केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स। हर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक, हर टॉपिक पर मिलना तो मुश्किल है। मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक पे आप स्कॉलर और उस स्कॉलर के अगेंस्ट किसी ने बोला हो, क्रिटिकल रिव्यू रखा हो, आप उन दोनों का व्यू पॉइंट अपने नोट्स में रखिए। फिर आप कोई केस स्टडी हुई है, कोशिश करिए कोई लेटेस्ट केस स्टडी हुई हो या कोई बहुत फेमस केस स्टडी उसको रखिए। कोई एग्जांपल है जो जनरल सोसाइटी में प्रेवलेंट है, आप उसको, कई बार तो आप जीएस का भी एग्जांपल डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि हर आंसर को, हर जो आप नोट्स बना रहे हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके साथ साथ आप डायग्राम्स अगर चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। कहीं के स्पेशली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डायग्राम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप वहाँ से चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा कंक्लूजन भी जनरेट करवा सकते हैं। ये चीज़ हो गई कि आप पहला तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ कि सेकेंड पार्ट में ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंथ्रोपोलॉजी की फाउंडेशन है। आप लास्ट के 30 ईयर के जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं आप उसको उठाइए। बहुत सारे मार्केट में ऐसे हैं जो टॉपिक वाइज जिन्होंने सारे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर रखा है। आप टॉपिक वाइज जाइए। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि पॉइंट तो सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक मेंशन है, लेकिन दूसरा एक एरिया और है कि बहुत सारे थीम्स बार बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे थीम्स ऐसे हैं कि आप देखेंगे फैमिली वाले चैप्टर में, आप देखेंगे जो एंथ्रोपोलॉजी की थियोरीज़ पे क्वेश्चन आते हैं उसमें एक पर्टिकुलर थीम रिवीज हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है। आप उस थीम को और अच्छे से समझिए। आप उस थीम पे अपना एक सेपरेट नोट्स बनाइए। मतलब सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हैं उन पे तो नोट्स बनाना ही है, लेकिन आप थीम बेस्ड नोट्स बनाइए। ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो थीम्स ही बार बार रिपीट होते हैं। तो ये मेरा आपको सजेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके। और कोशिश करिए कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। एटलीस्ट आप लास्ट के 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखें और एक अच्छा आंसर लिखें। किसी एक्सपर्ट, किसी मेंटर से आप उसको चेक करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपकी जो रियल प्रैक्टिस है कि रियल में एग्जाम में क्या रहा है वो आपको समझ में आएगा। दिस इज़ अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, आंसर राइटिंग। देखिए, आंसर राइटिंग मतलब ये होता है कि आप ना खुद को मार्केटिंग कर रहे हो। आप खुद की मार्केटिंग एग्जामिनर के सामने कर रहे हो। आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक यूपीएससी के चेयरमैन है, उनका कोई पूर्व चेयरमैन है, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पे। उनसे किसी ने पूछा कि आप आंसर राइटिंग में क्या चीज़ चेक करते हो, तो उनका एक जवाब था कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, आंसर राइटिंग का एग्ज़ाम है, वो डिसिप्लिन का एग्ज़ाम है। आपके आंसर्स में डिसिप्लिन देखना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपके आंसर्स में मल्टी डायमेंशनैलिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आप कोई भी पॉइंट लिखें तो आप फालतू नहीं लिखेंगे, आप उसको सब्सटेंशिएट करेंगे रिलेवेंट डेटा से, रिलेवेंट एग्जाम्पल से, रिलेवेंट केस स्टडी से। अगर आपको कहीं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी याद आ रहा है तो वो भी आप एंथ्रो के पेपर में यूज कर सकते हैं। आप कोई कमेटी याद आ रही तो वो भी वहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई स्कॉलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्कॉलर्स को कोट करना पड़ेगा। स्कॉलर्स, फिर उनके क्रिटिकल स्कॉलर्स, ये आप आंसर्स में एक्सटेंसिवली कोट करिए। आप अच्छा एक इंट्रोडक्शन लिखिए, अच्छा कंक्लूजन लिखिए। ये चीज़ क्या है ना, आपके आंसर राइटिंग को अच्छा करती है। आंसर राइटिंग में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि
प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने बनाया था, फिर आपने जब पहली हेडिंग डाली ना, तो उसके बाद एरो करके, ऐसे कुछ बच्चे करते हैं एरो करके बाकी पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अप्रोच आप मत अपनाइए। आप ऐसा करिए, आपने हेडिंग डाली, फिर पॉइंट 1 लिख के आप सब हेडिंग डालिए, सब हेडिंग में कुछ 10 वर्ड में अपनी बात को लिखिए, फिर आप उसके लिए एक एग्जाम्पल दीजिए, आप केस स्टडी वहाँ कोट कर दीजिए, आप वहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको समझ में आ रहा है, आप वो कोट कर दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं ना, सब हेडिंग में अपनी बातों को अच्छे से सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे फिर दूसरी सब हेडिंग, तीसरी सब हेडिंग, मतलब आप एक मेजर हेडिंग फिर मल्टीपल सब हेडिंग, दिस इज़ वन। फिर अब क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है तो दूसरे पार्ट की फिर एक मेजर हेडिंग, फिर उसका सब हेडिंग, 2-3 सब हेडिंग। फिर आप वे फॉरवर्ड में क्या करिए, एक कोई फ्यूचरिस्टिक बात, या आपको कोई एक फ्यूचरिस्टिक सजेशन देना हुआ, आप उस सजेशन को एक पॉजिटिव सजेशन देना हुआ कि चलिए ठीक है, इस टॉपिक में अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्राइबल सोसाइटी, तो आप सजेशन में एक्चुअली सजेशन और कंक्लूजन को आप मिक्स भी कर सकते हैं। कई बच्चे ये करते हैं क्योंकि कई बार स्पेस नहीं होता 10 मार्कर्स में, तो आप सजेशन और कंक्लूजन को मिक्स करके आप ये कर सकते हैं कि आप क्या हम फ्यूचर में कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ से बचने के लिए। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली ना पूछा हो कि इसका सोल्यूशन दो, लेकिन आप सोल्यूशन फिर भी दे सकते हैं, कोई बढ़िया सजेशन। कोई आप कमेटी, आपको पता है खाका कमेटी है, तो आप खाका कमेटी को कोट कर दीजिए अगर आपको याद है। तो इस तरह की चीज़ें आप कंक्लूजन में लिखिए, इससे आपका कंक्लूजन अच्छा बन जाएगा। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग पोर्शन। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में हम नोट्स ऑनलाइन बनाएं कि ऑफलाइन बनाएं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो आपका वो क्लास होगा, आप चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं चाहे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पेशली इन ऑप्शनल आप ना ऑफलाइन नोट्स बनाएं, क्योंकि उसमें आपको लिखने की प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने की प्रैक्टिस, आपका हाथ का मसल मेमोरी भी डेवलप होगी, मल्टीपल डायमेंशंस में आप चीज़ों को लिखेंगे। जो भी क्लास में आप कोशिश करिए कलरफुल पेन का यूज़ करिए, अपने नोट्स को बहुत सुंदर बनाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीज़ ऐसे देखने में अट्रैक्टिव लगती है तो आप उसको बार बार रिवाइज़ करने का भी मन करता है। आप ऐसे गोंज गांच के लिखेंगे तो थोड़ा सा ना अंदर से, मेरा था कि थोड़ा मज़ा नहीं आता था। फिर आप इस तरह के ऑफलाइन नोट्स बनाइए, और आपको चूँकि अल्टीमेटली आंसर राइटिंग करना है, ऑप्शनल का पेपर कई बार कंप्लीट नहीं होता, तो आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपके हाथ की प्रैक्टिस होगी और आप वहाँ पे फाइनली आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये हो गया अप्रोच में हमारा तीसरा पार्ट। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें एंथ्रोपोलॉजी का। देखिए, रिवीजन के लिए क्या है ना, रिवीजन आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको पता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिवीजन में आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपका कुछ ख़त्म हो, आपने कुछ कंप्लीट किया, तो उसको कम से कम 2-3 बार आप पढ़िए। 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली वो चीज़ें जो आप बार बार भूल रहे हो, जो आपको कम समझ में आ रहा है, आप उसको हाईलाइट कीजिए। रिवीजन के टाइम पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करिए जो चीज़ आप स्ट्रगल कर रहे हैं याद करने में, या फिर जो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक का क्रक्स है। रिवीजन करने के यही तरीका, आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, छोटा जैसे मार्केट में स्टिकी नोट्स आता है, आप स्टिकी नोट्स लेके टॉपिक वाइज आप लिख सकते हैं चीज़ों को। आप स्टिकी नोट्स को फिर एग्जामिनेशन के पहले डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, रिवीजन टूल्स का यूज कर सकते हैं। दिस इज़ द वे टू रिवाइज। अब मैं आता हूँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, इंडिविजुअल पेपर वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इसमें सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। सबसे पहला है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ना थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको कोर कंसेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनके व्यूज़ को समझने की ज़रूरत है। जैसे थियरीज़ हैं, अब हमारे पास इतनी सारी स्कॉलर्स हैं, उन थियरीज़ में उनके जो कोर कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। उसमें आपको इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि हर स्कॉलर का एक क्रिटिकल स्कॉलर होता है जो उसको क्रिटिसाइज़ किया होता है, तो आप दोनों को ही आपको याद करना पड़ेगा, आपको दोनों को ही कोट करना पड़ेगा। दोनों ने अलग अलग केस स्टडी दी होगी, उनके केस स्टडी को भी कोट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है थ्योरेटिकल ज़्यादा, लेकिन क्या है, एक बार आप इसको समझ गए चीज़ों को, तो आप ना कोई न्यू क्वेश्चन भी आता है तो उस न्यू क्वेश्चन में आप थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्या होता है ना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपकी समझ क्या है उस टॉपिक को लेकर। समझ आप कैसे बताओगे, आप अपनी बात को डायरेक्टली कहने के बजाय आप कहेंगे कि देखिए एक डिबेट टाइप का, कि देखिए फ़लाने स्कॉलर ने ये कहा, फ़लाने स्कॉलर ने ये कहा, तो इससे मैं इस कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ।
तो आप ना एक उनको पर्सपेक्टिव देंगे आंसर्स में। जनरली वो ये देखते हैं कि आप किसी स्कॉलर के थ्रू क्या पर्सपेक्टिव किसी आंसर में डाल रहे हो। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आपको स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा और आपको कंसेप्ट्स की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि उसको आप हर जगह इम्प्लीमेंट कर सको। ये सोशियो कल्चरल के बारे में, इसमें थियरीज़ हैं, फैमिली है, रिलीजन है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है। इन सब में से जो भी टॉपिक मेंशन है आप उस पर अच्छा नोट्स बनाइए और सारे स्कॉलर्स को आप याद कीजिए। दिस इज़ माई सजेशन फॉर सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नाउ कमिंग टू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मुझे लगता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत फैक्चुअल है, थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। चीज़ें उतनी ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, फिक्स हैं। अगर उसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन हुआ, जितना आप देखेंगे क्रोमोसोम्स वाला पोर्शन है और जेनेटिक्स वाला पोर्शन है। अब ये सब चीज़ें आपको टेक्निकल है, ये सब चीज़ें एक बार आप समझ गए ना तो आप अच्छा नंबर ऑटोमेटिकली ले आएंगे। अगर आप सारे डायमेंशन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो एग्जामिनर के पास नंबर को काटने का स्कोप बहुत कम है। अगर आपने सारे पॉइंट्स को लिखे हैं तो 10 में से वो 7 भी आपको दे सकता है, हाई चांसेस हैं। लेकिन उसमें आपने अगर चीज़ें इग्नोर की तो आप फिर वो 10 में 3 भी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे लगता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत स्कोरिंग है, बच्चों को ये चैलेंजिंग लगता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ईजी है। जैसे वो उसमें क्या है ना, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। रटना भी पड़ेगा आपको चीज़ों को, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर में लिखना है और आपको विद इन टाइम जब चीज़ों को लिखना है ना तो आपको चीज़ें मगअप करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। एज ए होल अगर मैं एंथ्रो सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें याद बहुत करना है, बहुत सारे केस स्टडीज़, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ऑथर्स, बहुत सारे आपको स्कॉलर्स, क्रिटिकल स्कॉलर्स सब याद करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप याद कर लिए ना तो इट इज़ वर्थ इट। फिर वो आपको बहुत फ्रीडम मिल जाती है कि पेपर 1 के एग्जाम्पल को आप पेपर 2 में यूज करें, पेपर 1 के केस स्टडी को पेपर 2 में यूज करें। इस फ्रीडम का आप इस्तेमाल करके अपने आंसर को बहुत यूनिक बना सकते हैं, जो कि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली किया। मैंने पेपर 2 में पेपर 1 के स्कॉलर्स को खूब यूज़ किया। जैसे इस बार पेपर 2 का पेपर काफ़ी डायनेमिक था, 2024 वाला पेपर। अब वो कई बार हमको थियरी वाले नोट्स में नहीं मिलता, तो अब पेपर 1 से मैं कंटिन्यू उठा के पेपर 2 में डालता था। तो ये मेरा छोटा सा सजेशन है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप रटिए, जितना रट सकते रटिए, पहले समझ लीजिए फिर रटिए, ये आपको बहुत स्कोरिंग होगा। उसके बाद मैं आता हूँ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पे। अब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी देखिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस है। बस कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़िए और कुछ चीज़ें जो सिलेबस में नहीं दी हुई हैं मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप इंडेंजर्ड लैंग्वेज के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी मॉडर्न टाइम्स में कौन कौन से ऐसे लैंग्वेज हैं जो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप इस तरह के कंटेंट को अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत छोटा सिलेबस है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का, आप इस तरह से करिए। और लेटेस्ट एक्चुअली इसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन है, आप जितना भी लैंग्वेज में रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है आप उसको डायरेक्टली इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज अबाउट लिंग्विस्टिक। चौथा है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत बोरिंग है। एक्चुअली बोरिंग नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो ये फिर बोरिंग नहीं रह जाता। उसमें आपको मटेरियल रिमेन्स के बारे में पढ़ना है, आपको वेरियस साइट्स के बारे में पढ़ना है, अलग अलग पीरियड में क्या साइट्स हैं आपको उसके बारे में पढ़ना है, क्या मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, किस तरह के टूल्स यूज होते थे, किस तरह की उनकी सोसाइटी थी जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करती थी, आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको इसमें कुछ चीज़ें याद भी करनी है, जैसे आपको लोकेशंस याद करने पड़ेंगे कि भाई मेसोलिथिक पीरियड में कौन कौन सा लोकेशन है जो मेसोलिथिक पीरियड में आता है। इंडिया का लोकेशन आपको अलग याद करना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड का लोकेशन अलग याद करना पड़ेगा। आपको कई बार किसी साइट को किसने डिस्कवर किया है उस डिस्कवरर का नाम भी याद होना चाहिए, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन फिर जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्कोरिंग है वैसे आर्कियोलॉजी भी बहुत स्कोरिंग है। आर्कियोलॉजी में देखिए जहाँ भी ऑब्जेक्टिविटी होगी, जहाँ भी फैक्ट्स होंगे उसमें स्कोर हमेशा हाई आएगा। और एक वे होता है इसका आंसर राइटिंग करने का कि आप हेडिंग डाल सकते हो, आप डिस्कवरी करने वाले का नाम डाल दो, आप लोकेशन एक अलग हेडिंग ही बना दो, आप एक मैप बना सकते हो। मैप्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है आर्कियोलॉजी में। आप मैप बनाइए, इंडिया का मैप बनाइए, आप वर्ल्ड का मैप बनाइए, आप कहाँ पे क्या डिस्कवरी हुई है उसका नाम मैप पे इंडिकेट कर दीजिए, इससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मतलब ऐसी लोकेशंस के बारे में कई बार पूछ लेता है जो बच्चों को नहीं पता। तो मतलब इस केस में एक आपको जनरल अप्रोच रखना है कि बस आपको अगर इतना आइडिया है कि वो किस पीरियड का लोकेशन है, कि वो मेसोलिथिक का है कि नियोलिथिक का है कि पैलोलिथिक का है, तो आप क्या करिए, चाहे आपको उस लोकेशन के बारे में कम ही पता हो, आप उस पीरियड की जनरल फीचर्स को लिख सकते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी से रिलेटेड। इसके बाद ये पेपर 1 हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं अगर पेपर 2 के स्पेसिफिक पोर्शंस की बात करूं तो पेपर 2 में कुछ एरियाज़ हैं, जैसे कास्ट है, विलेज है। अब कास्ट और विलेज की अगर मैं बात करूं तो ये रिलेटिवली मुझे इजी लगता था, क्योंकि अगेन जैसे पेपर 1 में सोशियो कल्चरल है ना, वैसे इसमें कास्ट और विलेज काफ़ी थ्योरेटिकल है, काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि आप पेपर 1 के सोशियो कल्चरल को पेपर 2 के इस पोर्शन कास्ट और विलेज वाले पोर्शन से लिंक कर सकते हो, उसके स्कॉलर्स को इसमें यूज कर सकते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी है। जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आप इस चीज़ को सीखोगे कि कैसे पेपर 1 के स्कॉलर को पेपर 2 में यूज करना है। तो सबसे पहले आप कास्ट विलेज वाले पोर्शन पर ध्यान दे दीजिए। उसके बाद आपको आना पड़ेगा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन ट्राइब्स जो हैं उस पर। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि आपको पूरे कंट्री की अलग अलग रीजन्स के ट्राइब के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, उनकी यूनिक प्रैक्टिसेस के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। इनफैक्ट किस तरह से आज़ादी से लेके अब तक ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या पॉलिसीज़ रही हैं, आपको उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। वेरियस कमेटीज़ हैं, ट्राइबल्स के चैलेंजेस क्या हैं, वो आप पढ़िए। इनफैक्ट पेपर 2 अगर मैं कहूँ टोटल तो कंपेयर करूँ पेपर 1 से, तो पेपर 2 बहुत छोटा है। मैं कहूँगा कि 40% ही है। 60% मेरे लिए ऐसा था कि 60 to 70% टाइम पेपर 1 ले लेता था, और मैंने पेपर 2 को 30 to 40% टाइम दिया हुआ है। पेपर 2 थोड़ा छोटा है, ईजी मतलब आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। कई बार अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप पेपर 2 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी आप पेपर 2 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपने ऑप्शनल का 50% पोर्शन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि नंबर तो दोनों ही पेपर के 250 नंबर हैं। तो आप इस तरह से पेपर 2 में क्या है कि अब जैसे कास्ट हो गया, विलेज हो गया, आपका ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब पोर्शंस का आप बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं। बहुत सफिशिएंट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। आप एक एक वर्ड जो मेंशन है उसको आइडेंटिफाई करिए, आप उसका नोट्स बनाइए। ये मेरा सजेशन रहेगा आपको ट्राइबल को लेकर के। और थोड़ा सा एक चीज़ और आप इंक्लूड कर सकते हैं, करंट अफेयर्स का पोर्शन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पेपर 2 में करंट अफेयर्स को इंक्लूड करने का चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया किसी ट्राइब से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल बैगास से रिलेटेड कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। आप उस जजमेंट को कई जगह पे कोट कर सकते हैं कि किस तरह से ट्राइबल राइट्स के में चेंजेस आ रहे हैं। आप इस तरह को चीज़ें को कोट कर सकते हैं। फिर आप जो मार्केट फोर्सेज है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन का ट्राइब्स पे क्या इम्पैक्ट है। मैं क्या करता था, इस टॉपिक को कई जगह यूज किया हूँ। ज़बरदस्ती इस चीज़ को घुसाने की कोशिश करो कि भाई देखो, एक डायनेमिक नेचर आपको दिखाना है अपने आंसर्स में, तो आप इस तरह की चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो इसका यूनिट 1.1 है, जो शुरू वाला पोर्शन है, मतलब ये पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक, इंडियन साइट्स हैं, उसको आप कोशिश करिए पेपर 1 के साथ ही ख़त्म करिए। जब आप पेपर 1 में ये सारे प्लेसेस को पढ़ते हैं तो आप पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, तो आप पेपर 2 को भी उसी टाइम उसी चीज़ के साथ कवर करिए, तो एक हॉलिस्टिक कवरेज हो जाएगा आपका। जब आप पेपर 2 में आइए तो फिर जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो मेजर पोर्शन है, उसको कवर करने की कोशिश करिए। इनफैक्ट पेपर 2 रिलेटिवली ईजी है। बस आपको इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि उतने स्कॉलर्स नहीं है पेपर 2 में। कास्ट में है, विलेज में है, थोड़े बहुत ट्राइब्स में है, लेकिन कंसेप्ट ज़्यादा है पेपर 2 में। पेपर 1 में मुझे लगता है कि स्कॉलर्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं। ये एक समरी में पेपर 1 पेपर 2 के बारे में है। तो ये मैंने एक जनरल सी बात बताई। अब मुझसे कुछ बच्चे पूछते हैं क्या हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या हमें जो है कि किसी कोचिंग का मटेरियल पे हम इंटायरली रिलाई कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि कोई कोचिंग होती है तो वो लोग कई बार क्या करते हैं कि मल्टीपल बुक्स के सोर्सेज को कंबाइन करके आपको एक फ़ाइनल मटेरियल देते हैं। और बुक्स में क्या है, कई बुक्स बहुत पुरानी लिखी गई हैं, वो अपडेटेड नहीं है। जैसे कोई स्टैंडर्ड स्कॉलर्स की बुक है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी किताबें होती हैं ये सब, मैं इनकी अच्छाई पे कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार वो अपडेट नहीं होती। आप देखेंगे जो जैसे कोचिंग का जैसे तेजा सर है, शिव तेजा सर के जो नोट्स हैं वो बड़े लेटेस्ट होते हैं, और उन्होंने क्या किया है कि कई सारे सोर्सेज को कंबाइन करके अपना नोट्स बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहें, ये आपके टोटली ऊपर है कि आप उनके नोट्स को देख सकते हैं या फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बट पर्सनली मैं प्रेफर करूँगा कि कोई मुझे सारा इसे बना के दे एक जगह, उसको मैं करूं, फिर मैं उससे अपना खुद का नोट्स बनाता था। ऑफ कोर्स अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। आप अपना नोट्स एक बार कम्प्लीटली बना लेंगे तो उसके बाद जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे ना 10 जगह से, अलग अलग टॉपर के नोट्स से आप वैल्यू एडिशन करिए, किसी टॉपर की आंसर कॉपी से आप वैल्यू एडिशन करिए, तो आपका जो कंटेंट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
दिस इज़ रिगार्डिंग दिस। अब कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि हमें किन टॉपर्स की कॉपीज़ को रेफ़र करना चाहिए, क्या मैं कोई सजेशन दे सकता हूँ। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ तो मुझे अमित नारायण सर एक हैं, उनकी कॉपीज़ बहुत अच्छी लगी। अमित नारायण सर ने लगभग हर टॉपिक पे आंसर राइटिंग कर रखी है, मतलब जो मेजर टॉपिक्स हैं। उनके चैनल पे आप देखेंगे उनकी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी। सर ने बहुत डिटेल्ड में बहुत ही अच्छे केस स्टडीज़ को कोट किया है, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दिया है, बहुत ही मल्टीपल पर्सपेक्टिव दिए हैं। और आप देखेंगे उनके आंसर्स की डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत हैवी कंटेंट सर लिखते थे, इसीलिए सर के बहुत ज़्यादा मार्क्स भी आए। सर 300+ सर ने स्कोर किया था और उनकी कॉपी से मुझे बहुत हेल्प मिली है। इसके अलावा आप अपाला मिश्रा मैम की कॉपीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लघिमा तिवारी मैम की कॉपीज़ या नोट्स उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप ये सब रेफ़र करिए फॉर टॉपर कॉपीज़। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। अब कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि पूरा इंथ्रो का सिलेबस हमें कब से शुरू करना चाहिए और कब ख़त्म करना चाहिए, मतलब कितना आइडियल टाइम लगना चाहिए पूरे इंथ्रो के सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप एक बार पूरी अच्छे से एक बार कंप्लीट करना चाहते हैं, रोज़ अगर आप 2 से 3 घंटे दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 6 महीने आपको लगेंगे, 5 से 6 महीने आपको लगेंगे एक बार पूरा फाउंडेशन ख़त्म करने में, सारे चीज़ को समझने में। लेकिन फिर जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे, मल्टीपल रिवीजन देंगे, तो धीरे धीरे वही टाइम आपका घटते ऐसा हो जाएगा कि एग्ज़ाम के पहले आप 15 से 20 दिन में पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन तो ऐसी आ जाती है कि चूँकि एंथ्रोपोलॉजी पेपर के पहले 5 दिन का गैप होता है, आप उस 5 दिन के गैप में पूरा आपको रिवाइज़ करना है। अब सोचिए ये कैसे पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब आपने रिवीजन नोट्स बना रखे हों, जब आपके नोट्स खुद के बने हों, प्रॉपर हाईलाइटेड नोट्स हों, आपने कम से कम 10 बार उस चीज़ को पढ़ रखा हो, तब आपके लिए रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो दिस इज़ रिगार्डिंग कि कितना टाइम लगना चाहिए। और कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी और कैसे जीएस सब्जेक्ट को बैलेंस करें। तो मेरा अप्रोच ये है कि आप एंथ्रो जीएस को 50-50% टाइम दीजिए। देखिए मैं क्या करता था, मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 50% टाइम ऑप्शनल को दिया, 50% बाकी जीएस को। मैं ये भी नहीं सोचता था कि बाकी जीएस में मेरे नंबर कम हो गए तो क्या होगा, उधर जो छूटने दो 2-4 क्वेश्चन मैं उधर नहीं कर पाया तो इट्स ओके, बट 50% टाइम मैं ऑप्शनल को देता था, क्योंकि इतनी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि ऑप्शनल एक्चुअली इट कैन गिव यू वेरी गुड रैंक। और ऑप्शनल से कई बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक लाई, जैसे मेरा 78 रैंक आने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है ऑप्शनल। मेरे 298 मार्क्स हैं, तो इसकी वजह से मेरी रैंक आई है। बाकी सब्जेक्ट्स में तो एक इन जनरल मार्किंग होती है, बाकी में आप कितना भी अच्छा लिखिए, 110 अगर आपका आ रहा है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बहुत मेहनत करके आप उधर बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑप्शनल को अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे आप 260 से 290 के बीच, 260 से 290 जा सकते हैं अगर आपने बहुत हार्ड वर्क कर लिया इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो ये मेरा टाइमिंग को लेके सजेशंस है। बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो मैंने कोशिश की हैं अपने इस वीडियो में कवर करने की, लेकिन कुछ बातें जो मैं भूल गया हूँ या फिर आपको लगे कि मुझे आपको शेयर करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं एंथ्रो की जो भी चीज़ें, नई चीज़ें वो मैं शेयर करूँगा। जो बातें मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, मैं वहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और मैं उन सभी प्रश्न का जवाब दूँगा। और मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ दिल्ली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बातों को आपसे शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।